दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अनिल अंबानी को झटका लग गया है बॉम्बे हाई कोर्ट से। तो अपील जो की थी वो खारिज हो चुकी है। पूरा मामला क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अनिल अंबानी अपनी दोनों कंपनियों को लेकर तेजी से आगे बढ़ने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा। लेकिन जो पुराने मामले हैं वो अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, और इन सारे के सारे पुराने मामलों की वजह से ही रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की शेयर में गिरावट लगातार हो रही है। स्टॉक आप देखें पिछले दिनों काफ़ी शानदार दौड़ा था, लेकिन जैसे ही कोई नई कार्रवाई शुरू होती है ईडी सीबीआई की तरफ से, यहाँ पे गिरावट हो जाती है। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको समझेंगे। इसके अलावा पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और क्वार्टर टू की क्या उम्मीद बन रही है उसको भी समझेंगे, क्योंकि अब जल्द ही क्वार्टर टू भी हमारे सामने होगा। ऐसे में इनकी आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो 46.45 पर क्लोजिंग थी बीएससी पर 1.53% की तेजी के साथ, लगभग 1.5% के आसपास की तेजी बनी। शुरुआत आप देखें लगभग फ्लैट हुई थी, उसके बाद स्टॉक के अंदर हल्की सी गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी के दम पे स्टॉक ने बेहतर दौड़ लगाई। लेकिन इंट्राडे में 47 तक भी गया था, वहां से कुछ नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह के अनिल अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल एसबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में शामिल करने का यहाँ पे ऐलान किया था। तो यह मामला 13 जून 2025 को लिए गए एसबीआई के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें बैंक ने आरकॉम और उनके प्रमोटरों के खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और उसकी आंतरिक नीति के तहत फ्रॉड घोषित किया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। अनिल अंबानी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि यह फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। उन्होंने तर्क ये भी दिया कि जिन डॉक्यूमेंट और सामग्री के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है उन्हें उनसे शेयर नहीं किया गया। तो आरकॉम और उनके प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब बैंकिंग क्षेत्र में पहले से ही बड़े क्रेडिट जोखिम से इस समय पूरा सेक्टर जूझ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक एसबीआई का फंड आधारित मूल्यधन बकाया 2227.64 करोड़ है। इसके अलावा 26 अगस्त 2016 से अर्जित ब्याज और खर्च पर भी बकाया है। साथ ही बैंक ने 786.52 करोड़ के गैर फंड आधारित बैंक गारंटी भी दी है। तो ये देख लो कि आरकॉम वर्तमान में एनसीएलटी की कार्रवाई के तहत उसके ऊपर पूरी प्रक्रिया चल रही है। 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवालिया प्रक्रिया में गुजर रही है कंपनी। इस मामले में लेनदारों की समिति सीओसी ने एक जो संकल्प योजना को मंजूरी दी है। ये योजना 6 मार्च 2020 को एनसीएलटी मुंबई के पास दाखिल की गई थी, जो अब अदालत की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रही है। तो ये पहला मौका नहीं है जब बैंक ने अंबानी और आरकॉम के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। नवंबर 2020 में भी एसबीआई ने खाता फ्रॉड घोषित किया था और जनवरी 2021 में एसबीआई ने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2021 के यथास्थिति आदेश के बाद शिकायत वापस ले ली गई थी। इसके बाद 27 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल मामले में फैसले ने परिदर से बदल दिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि किसी भी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उधारकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। इसी फैसले को आधार बनाकर यहाँ पे शिकायत की थी, लेकिन अब आप देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जो दलील थी उसको माना नहीं, उनकी अपील को खारिज कर दिया। तो एक तरह से ये झटका लगा है अनिल अंबानी को। दूसरी तरफ तो एक बड़ी अपडेट और जो निकल के आ रही है, इंडिया का जो पावर आउटपुट ग्रोथ है वो स्लो हुआ है सितंबर महीने में। तो ये देख सकते हो कि पावर जनरेशन कैपेसिटी उतनी इस्तेमाल नहीं हुई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम रही है। मानसून की वजह से देखें तो कूलिंग जो डिमांड थी वो भी कम रही है, जैसे कि जो कूलिंग प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, एसी और दूसरे फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल भी कम हुआ, दूसरे और कूलिंग प्रोडक्ट भी कम इस्तेमाल और उसका जो असर देखने को मिला।
तो पावर आउटपुट 3.2% ईयर ऑन बेसिस की ग्रोथ तो दिखा रहा है, लेकिन अगस्त के मुकाबले देखें तो 4% कम है। यानी पिछले साल के मुकाबले तो ठीक ठाक है, 3.2% की तेजी बनी है, लेकिन अगस्त के मुकाबले कमी आ गई है। तो बारिश की वजह से इसका असर देखने को मिला, और ये देख सकते कि पावर आउटेज कम रही है, और कोल फायर जनरेशन जो है उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन इस बार देखें तो थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला सितंबर में अगस्त के मुकाबले। तो कोल इंडिया ने आप देखें जो प्रोडक्शन है उसमें 4% की ड्रॉप दिखाई है, और ये देख सकते हो कि जो सप्लाई है उसके अंदर भी 1.1% की डिक्लाइन देखने को मिली है। तो देख सकते हो कि पावर डिमांड कम रही है, लेकिन अब जैसे कि जैसे आने वाले इसमें बारिश रुक जाएगी, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बदलेगा, पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। कंपनी रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी के कोल बेस्ड पावर प्लांट भी है, और साथ में कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के प्रोजेक्ट भी, जिसमें सोलर और विंड भी शामिल है। अब एक बार हम यहाँ पे रिलायंस पावर के कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी समझ लेते हैं कि स्टॉक के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या इसके अंदर कमजोरी है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो MACD क्रॉस ओवर एबो सिग्नल लाइन, तो ये इसका पहला प्लस पॉइंट है। सेकेंड है कंपनीज विथ करंट TTM-P रेशियो लेस देन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर पी, तो इसका पी रेशियो इस समय काफ़ी लो है। थर्ड है ग्रोथ स्टॉक प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, यानी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे। इसके अलावा ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन बेसिस पे, तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है। और इसके अलावा जो अगला स्ट्रेंथ है कंपनीज विद जीरो प्रमोटर प्लेज, यानी कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। और अंतिम जो स्ट्रेंथ है वो है स्टॉक विद लो पी, यानी कंपनी का पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा लो है, 10 से कम है। अब यहाँ पे कुछ इसके वीकनेस भी है, जिसमें देखिए तो रेड फ्लैग है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग। सेकेंड यहाँ पे जो वीकनेस है पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर। थर्ड यहाँ पे वीकनेस है डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनीज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। और अंतिम जो वीकनेस है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, तो ये कुछ कमजोरियां भी है। इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी है वो है FI और FPI अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है, जो बड़े फंड हाउस है वो निवेश को बढ़ा रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है। और ये आप इसके जो सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को देकर इंक्रीज किया ही है। देखिए कि सितंबर 2024 में 23.26% की होल्डिंग थी, वो जून 2025 में 24.98% तक पहुंच गई है। इसके अलावा यहाँ पे DI ने भी जबरदस्त निवेश बढ़ाया, सितंबर 2024 में 2.9% की होल्डिंग थी, वो जून में 3.6% तक पहुंच गई है। बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी किया। FI का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हुआ है, आप देखिए सितंबर 2024 में 13.13% होल्डिंग थी, जो फिलहाल 12.93% के आसपास है। इसके अलावा बात करें जनरल पब्लिक की, तो यहाँ पे उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 49.85% होल्डिंग थी सितंबर 2024 में, जो 48.46% के आसपास है। कुल मिला के देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, पर आने वाले समय ये होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी और स्थिति फिर से बदलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।